हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक निम्नलिखित है। पहला देखिए यहाँ पे वनों की कटाई, दूसरा है घरेलू ईंधन जलाने पर उत्पन्न वायु प्रदूषण, तीसरा है भूमंडलीय ताप में वृद्धि, चौथा है अनियमित वर्षा, पांचवा है वर्षा जल का संग्रहण नहीं होना। तो ये 5 कारक है जिसके कारण से सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होता है। तो आइए एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। पहला है यहाँ पे वनों की कटाई। आजकल हम क्या कर रहे हैं कि वनों की ज्यादातर कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण से वर्षा नियत समय पे नहीं हो रहा है, और जब वर्षा समय से नहीं हो पाएगा तो ये सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न करता है। दूसरा देखिए यहाँ पे घरेलू ईंधन जलाने पर उत्पन्न वायु प्रदूषण। जब हम घरेलू ईंधन जलाते हैं, जैसे हो गया कोयला, लकड़ी, तो इससे अत्यधिक धुआं उत्पन्न होता है, और ये धुआं क्या करता है, वायु प्रदूषण को उत्पन्न करता है। और जब वायु प्रदूषण होता है तो फिर वर्षा क्या होता है, समय से नहीं हो पाता है, और जब वर्षा समय से नहीं हो पाएगा तो ये सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न करता है। और तीसरा देख लीजिए यहाँ पे भूमंडलीय ताप में वृद्धि। जब भूमंडलीय ताप में वृद्धि होता है तो इसके कारण से भी वर्षा समय पे नहीं होता है। और भूमंडलीय ताप में वृद्धि किस कारण से होता है, तो ये CO2 की मात्रा जब बढ़ जाता है तो भूमंडलीय ताप में वृद्धि होने लगता है। चौथा देखिए अनियमित वर्षा। जब वर्षा समय से नहीं होगा तो वर्षा जब समय से नहीं होगा तो इसके कारण से भी सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। और पांचवा यहाँ पे देखिए वर्षा जल का संग्रहण नहीं होना। हम वर्षा जल का संग्रहण नहीं कर पाते हैं। जब वर्षा होता है तो उसको ऐसे ही बहने देते हैं। अगर हम इसे वहां पे गड्ढा खोन के इसे एकत्रित करते और जब बारिश नहीं होता तो उस समय इस पानी का हम प्रयोग करते तो इससे सुखाड़ की समस्या उत्पन्न नहीं होता, लेकिन हम वर्षा जल का संग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि विकसित देश तथा अविकसित देश में अंतर लिखें। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। विकसित देश तथा अविकसित देश में निम्नलिखित अंतर हैं। तो एक बगल आप लोग लिखिएगा विकसित देश, दूसरे बगल लिखिएगा आप लोग अविकसित देश, और एक एक करके अंतर आप लोग स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर यहाँ पे देखिए, विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। जो विकसित देश होते हैं उन देशों की जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो अधिक होती है, और अविकसित देश में देख लीजिए अविकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है। तो ये हो गया हमारा पहला अंतर कि विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है और अविकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है। आइए देखते हैं दूसरा अंतर। विकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है। जो विकसित देशों के लोग होते हैं उनके पास अधिक पैसा होता है, और जब अधिक पैसा होगा तो उनका जीवन स्तर क्या होगा, उच्च होगा। और इसमें देख लीजिए अविकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है। जो अविकसित देशों के लोग होते हैं इनके पास पैसा थोड़ा कम रहता है, तो इनके पास जो जीने का स्तर होता है वो निम्न होता है। आइए देखते हैं तीसरा अंतर। यहाँ पे देखिए विकसित देशों का ये उदाहरण है। तो विकसित देश के उदाहरण कौन कौन से देश है, तो अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है। और इसमें क्या है, अविकसित देश में नेपाल, भूटान आदि देश क्या है, अविकसित देश के उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका PDF कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण क्या कहलाता है, तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। इस व्यवस्था में वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में आयात या निर्यात कर सकते हैं। इस व्यवस्था में आप क्या कर सकते हैं कि दूसरे देश के वस्तु को अपने देश में ला सकते हैं और अपनी वस्तु दूसरे देश में भेज सकते हैं। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, और इस प्रकार की व्यवस्था
में, वैश्वीकरण में, अगर आप किसी वस्तु का आयात या निर्यात कर रहे हैं तो इस पे कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। आगे देखिए क्या लिखा है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप पूरा विश्व एक बाजार या एक अर्थव्यवस्था हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण क्या है, तो किसी देश के अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। इस व्यवस्था में वस्तुओं को एक देश की वस्तु को आप दूसरे देश में भेज सकते हैं और दूसरे देश की वस्तु को अपने देश में ला सकते हैं, इस पे कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज में अंतर लिखे। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। एक बगल आप लोग लिखिएगा धात्विक खनिज और दूसरे बगल लिखिएगा अधात्विक खनिज। अंतर लिखने के लिए जरूर आता है, तो ये अंतर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और जितना भी हम आपको प्रश्न करवा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसे आप लोग लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम बताएंगे लास्ट में आपको कहां से मिलेगा। तो एक बगल आप लोग धात्विक खनिज लिखिएगा और अगले बगल आप लोग क्या लिखिएगा, यानी दूसरे बगल अधात्विक खनिज, और एक एक करके अंतर आप लोग दीजिएगा। ये देखते हैं पहला अंतर, इसे गलाने पर धातु प्राप्त होता है। तो जो धात्विक खनिज होता है इसे गलाने पर क्या प्राप्त होता है, धातु प्राप्त होता है। और अधात्विक खनिज में देखिए इसे गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। तो ये हो गया पहला अंतर। दूसरा देख लीजिए, ये कठोर और चमकीले होते हैं। जो धात्विक खनिज होते हैं ये कठोर और चमकीले होते हैं, और ये इसका देख लीजिए इसमें चमक नहीं होता है। जो अधात्विक खनिज होते हैं इसमें चमक नहीं होता है, लेकिन जो धात्विक खनिज होते हैं इसमें चमक भी होते हैं और कठोर भी ये होते हैं, लेकिन अधात्विक जो खनिज है इसमें चमक नहीं होता है। तीसरा देखिए, ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। जो धात्विक खनिज होता है ये किस चट्टान में पाया जाता है, तो ये आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। और अधात्विक खनिज में देख लीजिए ये प्रायः परतदार चट्टान में पाए जाते हैं। तो ये हो गया तीसरा अंतर कि जो धात्विक खनिज है वो आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं और अधात्विक खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये परतदार चट्टान में पाए जाते हैं। तो ये हो गया तीसरा अंतर। चौथा देख लीजिए, इसे पीट कर तंतु निकाल सकते हैं, यानी इसे पीट कर पतले तार में हम परिवर्तित कर सकते हैं धात्विक खनिज को। और इसे देखिए इसमें इसे पीटकर तंतु नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये क्या होता है, भंगुर होता है। इसे पीटने पर ये क्या होता है, बिखर जाता है, टूट टूट के अलग अलग हो जाता है। इसे हम लोग पीटकर तंतु नहीं निकाल सकते, लेकिन जो धात्विक खनिज होता है इसे पीटकर हम तंतु निकाल सकते हैं। तो ये था धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ये 5 नंबर में आता है कि बाढ़ से होने वाली हानियों का वर्णन करें, और एक प्रश्न ये रहेगा ही रहेगा, बाढ़ से होने वाली हानियों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित है। पहला देखिए क्या हानि है, बाढ़ के कारण उपजाऊ भूमि पर लंबे समय तक जल जमाव हो जाता है। जब बाढ़ आता है तो जो किसान अपनी भूमि पे कृषि करते हैं उस भूमि पे क्या होता है, अधिक दिनों तक पानी जमा रहता है, जमा हुआ रह जाता है। तो उसके कारण से वो अपनी फसल नहीं बो पाता है। तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाढ़ से पहला हानि हो जाएगा। और दूसरा देखिए यहाँ पे बाढ़ के दौरान जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। जब बाढ़ आता है तो उसमें जीव जंतु क्या होते हैं, डूब के उनकी मृत्यु हो जाती है, यहाँ तक कि मनुष्यों की भी मृत्यु हो जाती है। तीसरा देखिए यहाँ पे बाढ़ के कारण से सड़क एवं रेल मार्ग टूट जाते हैं। आपको न्यूज में देखने को मिलता होगा कि ये सड़क टूट गया, ये नदी बह गया, ये पुल बह गया। तो बाढ़ के ही कारण से ये सब होता है कि बाढ़ के कारण से सड़क एवं रेल मार्ग टूट जाते हैं। और चौथा यहाँ पे देख लीजिए, बाढ़ के कारण हानिकारक बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है, जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक। जब जल जमाव अधिक होता है तो उसमें हानिकारक वायरस, बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और वो हानिकारक बीमारियों को पैदा करते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, चेचक हो गया। तो ये 5 प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण था। उम्मीद करते हैं ये 5 प्रश्न हम आपको काफी अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। इसी जो हम अभी करवा रहे हैं क्लास, इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि 5 मिनट बाद ऑन कीजिएगा। तो उसके जो कमेंट आप जहां पे करते हैं उसके कमेंट में एक लिंक रहेगा, वहां से आप लोग क्लिक कीजिएगा
और उस लिंक को आप लोग दबा लीजिएगा। उसके बाद एक दो स्टेप आपको फॉलो करना है, उसके बाद आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनके लिए है, और जो बच्चे पहले से ग्रुप में जुड़ चुके हैं तो वो लोग इस लिंक को आप लोग टच मत कीजिएगा। और जिन बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उसी के लिए है ये लिंक, तो आप लोग इस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। और इसका पीडीएफ हम क्या करेंगे, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में सेंड कर देंगे, और फ्री में यहाँ पे पीडीएफ मिलता है सभी विषयों का। तो आप लोग जरूर जुड़िए। और इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।